जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। 8th पे कमीशन डिले। जी हाँ दोस्तों, 8 सीपीसी देरी से आपको मिल सकता है। 8 सीपीसी में देरी हो सकती है, जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है। साथ ही साथ दोस्तों, इस रिपोर्ट में 7 सीपीसी की भी रिपोर्ट समझाई है कि 7 सीपीसी के गठन की मंजूरी कब मिली थी और उसके बाद 7 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस कब तक जारी हुए थे। यानी कंपैरिजन करा है 7 सीपीसी का और 8 सीपीसी का। फिर दोस्तों, इसके ऊपर पेंशनर ने, कर्मचारियों ने अपनी राय दी है। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट पे। एक पेंशनर थे जिन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। तो दोस्तों, पीयूआर की तरफ से जवाब दे दिया है 24 जून 2025 को। पीयूआर ने एक रूल समझाया है। पीयूआर ने एक रूल समझाया है और बताया है क्या पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। एक रूल मैं आपको समझाऊंगा जो पीयूआर ने समझाया है। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा। फिर दोस्तों, डीओपीटी ने एक लेटर जारी करा है 17 जून 2025 को, जिसका सब्जेक्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई सर्विस बुक इन ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। यानी जो आपकी सर्विस बुक है, एम्प्लॉय की, कर्मचारी की या फिर जवान की, उस सर्विस बुक को ध्यान से रखा जाए, उसको पोर्टल में दर्ज कराया जाए। तो दोस्तों, सर्विस बुक को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी आई है आपके लिए। लेटर दिखाकर आगे समझाऊंगा। फिर दोस्तों, एक और मैं आपको जानकारी दूंगा और ये जानकारी है स्पर्श पर फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, वाइफ को, स्पाउस को कैसे फैमिली पेंशन शुरू करनी है स्पर्श पे, उसके स्टेप्स क्या है, इसकी जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप मेरी जानकारियां तुरंत पाते रहना चाहते हैं, सही जानकारियां चाहते हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम आपको पता ही है, क्या नाम है? रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से भारत सरकार ने अभी तक टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं करे हैं और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति करी है, इससे साफ पता लगता है कि भारत सरकार कहीं ना कहीं देरी कर सकती है 8 सीपीसी को लेकर। इसी को लेकर कुछ नई जानकारियां आई हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, बताया कि 7 सीपीसी कब अनाउंस हुआ था। 7 सीपीसी अनाउंस हुआ था 25 सितंबर 2013 को। और उसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन कब आया 7 सीपीसी का, टर्म ऑफ रेफरेंस कब आया? यह आया दोस्तों 28 फरवरी 2014 को। यानी 156 दिन बाद, 156 दिन बाद 7 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस आ गए थे और उससे पहले गठन की मंजूरी मिल गई थी भारत सरकार के द्वारा। लेकिन इसके उल्टा 8 सीपीसी में देरी हो रही है। 7 सीपीसी से और कहीं ज्यादा देरी हो रही है 8 सीपीसी में। 8 सीपीसी के गठन की मंजूरी मिली थी 16 जनवरी 2025 को और अब चल रहा है जून। अगले महीने जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। लगभग 160 दिन हो गए हैं, 160 डेज, लेकिन अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं हुए हैं और ना ही अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और ना ही गैजेट नोटिफिकेशन निकाला है। तो साफ लगता है कि देरी होगी 8 सीपीसी में। अब दोस्तों, जो इन्होंने जानकारी दी है, इस पर पेंशनर्स के या फिर कर्मचारियों की अपनी राय क्या है, क्या कमेंट कर रहे हैं पेंशनर्स, आइए ये जानते हैं। फिर आप अपने विचार भी रखेगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले पेंशनर्स लिखते हैं, गवर्नमेंट ने इसलिए 8th पे कमीशन का बोला क्योंकि उनका दिल्ली में इलेक्शन था। इलेक्शन जीतने के लिए ऐसा बोला था। इलेक्शन तो वो जीत गए, अब उनको 8th पे कमीशन से क्या लेना देना। जिसके लिए बोला था वो तो वो जीत गए हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने बताया कि उस टाइम दिल्ली में इलेक्शन चल रहे थे, तो दिल्ली का इलेक्शन जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए भारत सरकार ने 8 सीपीसी की घोषणा करी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पेंशनर्स और कर्मचारी कह रहे हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूं। फिर दोस्तों, एक और पेंशनर लिखते हैं, इलेक्शन के आसपास ही होगा जो होगा सब। यानी दोस्तों, जो अगले इलेक्शन है 2028 में, 29 में, जो अगले इलेक्शन है उसी टाइम भारत सरकार 8 सीपीसी की घोषणा करेगी, ऐसा पेंशनर्स और कर्मचारी समझते हैं। फिर दोस्तों, एक और कमेंट करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, कुछ पेंशनर्स कह रहे हैं कि अगर मोदी जी हैं तो फिर सब कुछ मिलेगा, मोदी है तो मुमकिन है। आपकी अपनी राय क्या है, इनके विचार पर आप कमेंट जरूर करेगा। फिर दोस्तों, एक और पेंशन लिखते हैं, 8th पे कमीशन भी कहीं जुमला ना निकले।
कहीं मोदी सरकार झुनझुना ना पकड़ा दे। जी हाँ दोस्तों, यानी शायद ये ओआरओपी के पेंशनर्स होंगे। इनका कहना है कि जिस तरीके से ओआरओपी में हमें कुछ नहीं मिला, जिस तरीके से 7 सीपीसी में कई सारी विसंगति आ गई पेंशन में, यानी एक तरीके का झुनझुना हमें मिला। तो दोस्तों पेंशनर कर्मचारी कह रहे हैं कि कहीं एड्स पे कमीशन में भी हमें झुनझुना ना मिले, यानी बहुत ही कम बढ़ोतरी हमें ना मिले, या फिर कहीं एड्स पे कमीशन विसंगतियों वाला पे कमीशन साबित ना हो जाए, ऐसा कुछ पेंशनर्स कह रहे हैं। आपके अपने विचार का है, कमेंट करेगा। फिर दोस्तों एक और कर्मचारी पेंशनर जो लिखते हैं, देरी होनी नहीं चाहिए, तत्काल निर्णय होना चाहिए, यानी 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जल्दी मिलने चाहिए। फिर एक और पेंशनर लिखते हैं, महोदय जब सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी 16 जनवरी को, तो फिर आयोग के गठन में देरी क्यों? परेशान करने वाली बात है। आखिर कार्यपालिका की तरफ से विलंब क्यों हो रहा है? कृपया मामले का संज्ञान लेने की कृपा करें। जी दोस्तों, कुछ पेंशनर कह रहे हैं कि जल्द से जल्द 8 सीपीसी को लागू किया जाए बिना देरी के। तो दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं जो इन्होंने कमेंट किए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर है पे अकाउंट ऑफिस का। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एक लेटर लिखा है एक पेंशनर को, नोशनल इंक्रीमेंट की जो भी कार्रवाई होगी आपको देने की, वो कार्रवाई करेगा रिकॉर्ड ऑफिस और पीओआर। पीओआर भी वेरीफाई करेगा कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट की जो जानकारी है वो पीओआर को भी नहीं है, पे एंड अकाउंट ऑफिस को पूरी जानकारी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं कि नोशनल इंक्रीमेंट के रूल्स क्या है। अब दोस्तों ऐसी एक पेंशनर है जिन्होंने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए। ये लेटर अभी का ही है, 24 जून 2025 का ये लेटर है जो पीओआर ने लिखा। दोस्तों पेंशनर ये रिटायर हो गए थे 31/12/2009 को, यानी छठे पे कमीशन पे रिटायर हुए। इन्होंने इंक्रीमेंट मांगा जनवरी 2010 का, जिसके बेस पर पीओआर ने लेटर लिखा। क्या लिखा ये मैं आपको समझाता हूं, आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा मूर्ख है पीओआर, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्या लिखा है। विद रेफरेंस टू योर ग्रीवांस cited above, it is intimated that no order regarding the grant of notional increment has been received from the higher authority till date। यानी पीओआर के पास कोई अथॉरिटी लेटर पहुंचा ही नहीं नोशनल इंक्रीमेंट देने का हायर अथॉरिटी से। पीओआर ऐसा कह रहा है कि हमारे पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं पहुंचा अभी तक। डीओपीटी ने ऑर्डर निकाल दिया था 14 अक्टूबर का, उसके बाद फिर एक और लेटर निकाला डीओपीटी ने, 2 लेटर निकाले जा चुके हैं, लेकिन पीओआर कह रहा है कि हमारे पास अभी कोई अथॉरिटी लेटर पहुंचे ही नहीं। फिर दोस्तों एक और चीज बताई इन्होंने, फर्दरमोर इट इज क्लैरिफाइड दैट यू हैव बीन डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस इन 6 सीपीसी रेंज। फिर इन्होंने कहा कि पेंशनर रिटायर हो गए थे 6 सीपीसी में, छठे वेतन आयोग में, वेयर एज द ऑर्डर रिलेटेड टू नोशनल इंक्रीमेंट एज मेंशन इन डीओपीटी। यानी डीओपीटी का जो ऑर्डर है 14 अक्टूबर 2024 का, वो ऑर्डर इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो एप्लीकेबल होगा ऑर्डर जो 7 सीपीसी में रिटायर हुए। इन व्यू ऑफ द अबव द बेनिफिट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट डज नॉट अप्लाई टू योर केस। यानी नोशनल इंक्रीमेंट देने का जो मामला है, जो उसका बेनिफिट है, वो आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको समझा दूं, नोशनल इंक्रीमेंट वैसे इनको नहीं मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। दोस्तों ये छठे वेतन आयोग में रिटायर हुए, और कब हुए? दिसंबर 2009 में। 6 सीपीसी में सिर्फ एक ही डेट थी नोशनल इंक्रीमेंट देने की, वो कौन सी डेट थी आप मुझे बताइए? 1 जुलाई। 1 जुलाई वो डेट थी। 7 सीपीसी में वो 2 डेट हो गई, 1 जुलाई और 1 जनवरी। यानी 6 सीपीसी में जो पेंशनर्स जून में रिटायर होंगे उनको जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा, जो दिसंबर में रिटायर हुए उन्हें जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। 6 सीपीसी की बात कर रहा हूं, जो 1/1/2006 से 31/12/2015 के बीच में है, जो 1/1/2006 से 31/12/2015 के बीच में आएंगे। अगर वो दिसंबर में रिटायर हुए तो उनको जनवरी का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप 7 सीपीसी में रिटायर हो जून में या फिर दिसंबर में, तब आपको मिल जाएगा। ये बात आपने समझ ली। अब दोस्तों पीओआर ने यहां पे गुमराह किया है। इन्होंने लिखा कि 14 अक्टूबर का जो लेटर है डीओपीटी का, वो सिर्फ उन्हीं पे अप्लाई होगा नोशनल इंक्रीमेंट देने के लिए जो 7 सीपीसी में रिटायर हुए, यानी 6 सीपीसी में जो रिटायर हुए उनको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। 14 अक्टूबर का जो लेटर है डीओपीटी का, या फिर उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर निकाला डीओपीटी ने, वो लेटर 6 सीपीसी में जो आए हैं उन पर भी अप्लाई होगा, जो 7 सीपीसी में आए हैं उन पर भी अप्लाई होगा। तो दोस्तों पीओआर को भी पूरी जानकारी नहीं है नोशनल इंक्रीमेंट के लिए। तो दोस्तों जो भी ऐसे लेटर आते हैं, एक बार आप ये लेटर मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपके पास लेटर आते हैं रिकॉर्ड से, जो भी आपके पास एमएससीपी के, नोशनल इंक्रीमेंट के, जो भी आपके पास लेटर आ रहे हैं,
वो एक बार आप मेरे से भी डिस्कस कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, कई बार रिकॉर्ड को, प्योर को, कई बार रूल्स की जानकारी नहीं होती, जिससे वो फिर आपको साफ मना कर देते हैं। तो थोड़ा बच के रहिए इन चीजों से। बाकी सही जानकारी आपको मिलती रहेगी मेरे चैनल के माध्यम से। इस केस में इनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा इनको। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों एक और जानकारी है दोस्तों, ये लेटर है डीओपीटी का 17 जून 2025 का, जिसका सब्जेक्ट है इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई सर्विस बुक इन ऑल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। देखने में ये आता है कि पेंशनर्स रिटायर हो जाता है या फिर एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, लेकिन जो उसकी सर्विस बुक है उसकी देखरेख सही से नहीं होती। कई बार सर्विस बुक हो जाती है किसी जवान की, किसी पेंशनर की, एम्प्लॉय की, और बाद में जब सर्विस बुक की जरूरत पड़ती है तब सर्विस बुक नहीं मिलती, क्योंकि सर्विस बुक में सारी चीजें मेंशन होती है, छुट्टियों से लेके, रिकॉर्ड से लेके, सब कुछ A to Z पूरी हिस्ट्री होती है जब से आपने सर्विस ज्वाइन करी रिटायरमेंट होने तक, सब कुछ जानकारी आपको सर्विस बुक में मिल जाती है। नॉमिनी की डिटेल्स, वाइफ की डिटेल्स, क्वालिफिकेशंस, कब आपका प्रमोशन हुआ, कब आप डिस्चार्ज हुए, बीच में आपको क्या क्या इंक्रीमेंट मिले, MACP कब आपको मिली, कोई ऑप्शन तो फिक्स आपका नहीं हुआ था, सारे ऑर्डर्स, सब कुछ आपको सर्विस बुक में देखने को मिलती है। अगर आपकी सर्विस बुक खो जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है। कई बार दोस्तों कई डिपार्टमेंट क्या करता है कि आपकी सर्विस बुक खो देता है। हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। एक बार आपकी सर्विस बुक खो गई तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर हो सकता है कि आपको कोई आगे लाभ ना मिले, कोई अगर आपका कोई लाभ छूट गया हो। तो दोस्तों इस बार गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग बनाई है कि जो सर्विस बुक है वो मैनुअल तो तैयार होती है, साथ ही साथ उसे पोर्टल में भी चढ़ाया जाएगा। ऐसे दोस्तों एक पोर्टल है जिसका नाम है EHRMS 2.0 पोर्टल। जी हाँ दोस्तों, एक वेब पोर्टल है जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन होगी कर्मचारी की, पेंशनर्स की सर्विस बुक के आधार पे। जी हाँ दोस्तों, यानी पूरी सर्विस बुक की अपलोड कर दी जाएगी ऑनलाइन पोर्टल में, ताकि मैनुअल सर्विस के साथ साथ ऑनलाइन भी सारी चीजें रजिस्टर हो सर्विस बुक की। ये बहुत अच्छा कदम उठाया भारत सरकार ने। दोस्तों कई बार क्या होता है कि सर्विस बुक जैसे मैनुअली खो जाए, तो अगर उसका रिकॉर्ड पोर्टल पे भी होगा, कंप्यूटर पे भी होगा, तो दोस्तों फिर वो आगे चलकर सर्विस बुक निकाली जा सकती है। इससे बेनिफिट एम्प्लॉय को, पेंशनर्स को आगे दिया जा सकता है सर्विस बुक के आधार पे। इस वजह से ये कदम उठाया है कि सर्विस बुक को ऑनलाइन भी चढ़ाया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगली जानकारी है स्पर्श पे फैमिली पेंशन कैसे शुरू होगी वाइफ की, स्पाउस की। वाइफ को, स्पाउस को क्या करना है फैमिली पेंशन लेने के लिए। अगर वाइफ के पास PPO भी नहीं है, स्पर्श ID भी नहीं है और पासवर्ड भी नहीं है, यह जानकारी वाइफ के लिए, स्पाउस के लिए, साथ ही साथ पूर्व सैनिकों के लिए है। आगे चलकर यह जानकारी आपके काम आ सकती है। आप अपनी वाइफ को, स्पाउस को समझा सकते हैं। यह जानकारी जो बेटे हैं, बेटी है, नाती है, नातिन है, उनके लिए भी है। अब दोस्तों समझिए, स्पर्श पेंशनर्स डेथ इंटीमेशन बाय NOK इफ NOK नॉट अवेयर ऑफ स्पर्श ID एंड पासवर्ड। दोस्तों कई बार क्या होता है कि पेंशनर की डेथ हो जाती है, पेंशनर की डेथ हो गई, पूर्व सैनिक की डेथ हो गई, लेकिन वाइफ को, स्पाउस को उसकी यूजर ID नहीं पता, पासवर्ड नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो कैसे फिर वो फैमिली पेंशन शुरू करेगी। अब दोस्तों यहां पे देखिए, इफ ए पेंशनर हैज डाइड एंड द NOK इज नॉट अवेयर ऑफ द स्पर्श ID एंड पासवर्ड, यानी पेंशनर की मृत्यु हो चुकी है और वाइफ को, स्पाउस को स्पर्श ID के बारे में नहीं पता, पासवर्ड के बारे में नहीं पता, he may use following method for intimation of death and start of family pension। अब जो पूर्व सैनिक की मृत्यु हो गई है, यानी हस्बैंड की मृत्यु हो गई है, उसकी रिपोर्ट स्पर्श में कैसे अपलोड करें, यानी डेथ रिपोर्ट की सूचना कैसे दे स्पर्श को। ना ही वाइफ के पास कोई यूजर ID है, ना ही पासवर्ड है। अब दोस्तों नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं। पहला स्टेप है गो टू spursh.defensepension.gov.in। सबसे पहले स्पर्श की वेबसाइट पे आइए। दूसरा स्टेप है क्लिक ऑन सर्विस वाले टैब पे आइए एंड देन ऑन फॉर फैमिली एंड देन रिपोर्ट इवेंट। उसके बाद फैमिली वाले कॉलम में आना है। उसके बाद डेथ इंटीमेशन रिपोर्ट सबमिट करनी है वाइफ को, स्पाउस को। आप पति का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, वो ही एक डेथ रिपोर्ट है, पूरी अथॉरिटी है कि पति की मृत्यु हो चुकी है, तो सबसे पहले यही रिपोर्ट आपको देनी होगी। फिर क्या लिखा है, क्लिक ऑन डेथ इनिशिएट फैमिली पेंशन। जैसे ही आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसके बाद डेथ इनिशिएट फैमिली पेंशन या फिर यूज एनी ऑफ द डायरेक्ट एप्लीकेबल। जो ये नीचे लिंक दिए हैं, ये 2 लिंक दिए हैं, इसमें दोस्तों आप रिपोर्ट भी सबमिट कर पाएंगे और फैमिली पेंशन भी शुरू
कर पाएंगे। सबसे पहले डेथ रिपोर्ट की सबमिट होगी, उसी के बाद आप फैमिली पेंशन इनिशिएट करेंगे, फैमिली पेंशन चालू करवाएंगे। फिर क्या लिखा है, ऑन सबमिशन ऑफ अबव इंटीमेशन विल बी रिसीव्ड बाय द आरओ टू प्रोसेस इनिशिएट द फैमिली पेंशन क्लेम। जी हाँ दोस्तों, आरओ की तरफ से, रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से भी इस बात की पुष्टि करी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सारा काम आजकल ऑनलाइन होता है। रिकॉर्ड ऑफिस भी डेटा क्लेम या फिर जो डॉक्यूमेंट भेजना होता है स्पष्ट को, वो सब ऑनलाइन भेजता है। अब कोई लेटर में, चिट्ठियों में चीजें नहीं जाती, सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो स्पर्श के साथ साथ सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफिस भी वेरीफाई करेगा, वही सुनिश्चित करेगा पूरी डेथ रिपोर्ट को, और फिर दोस्तों स्पर्श आपकी फैमिली पेंशन शुरू करेगा। तो इसमें रिकॉर्ड ऑफिस स्पर्श का अहम रोल है फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ स्टेप्स समझा दिए। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, ए से लेकर जेड तक जानकारी नहीं पता कि फैमिली पेंशन शुरू कैसे होगी, तो सीधा आप चले जाइए अपने जिला सैनिक बोर्ड, वहां से आप कार्रवाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सारी कार्रवाई रिकॉर्ड के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से ही होगी। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझा दी। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।